नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैं बिहार की जो सामाजिक संरचना की बात कर रहा था, उसमें दो महत्वपूर्ण बातों पर मैंने चर्चा की थी। जो दो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो ये थी जाति की राजनीति और राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण। पहले वीडियो में मैंने अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण पर चर्चा की है। अभी हाल फिलहाल में जो बिहार को समझते हैं या बिहार की राजनीति को समझते हैं, उन्हें पता है कि बिहार में जाति की कितनी महत्ता है। बिहार में चुनाव, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, चाहे विधानसभा के हों या चाहे लोकसभा के हों, उसमें जाति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जाति से ही कैंडिडेट तय होते हैं और जाति से ही सरकारें बनती हैं और फिर वो सरकार उन जातियों के लिए ही कार्य करती है। अभी केंद्रीय सरकार ने जातिगत जनगणना की बात की है। आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना को समाप्त कर दिया था। बाद के समय में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुए, युगांतकारी परिवर्तन हुए, कांग्रेस का रेजिम बदला। नेहरू जी ने जो जातिगत जनगणना रोक दी थी, बाद में इंदिरा जी ने उसी पद्धति को आगे बढ़ाया। उस टाइम में नारा हुआ करता था कांग्रेस का, जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, कि जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे। ये इंदिरा गांधी का स्टैंड था। इंदिरा गांधी के दुखद मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी मंडल कमीशन का समर्थन नहीं किया और जाति का समर्थन नहीं किया। जातिगत आधारित जनगणना और जातिगत सुविधाओं, जिसको सो कॉल्ड आज के डेट में हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसका समर्थन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अभी जो कांग्रेस के युवा तुर्क हैं या युवा जोश, युवा नेता, शायद 55 वर्षीय जो युवा नेता है, अभी उन्होंने विदेश में एक परिचर्चा की थी, कुछ दिन पहले की बात है, जहां उन्होंने खुद आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन ये दो मुंहे लोग हैं, बाहर में कुछ और बातें करते हैं, यहाँ कुछ और बातें करते हैं। उनका संविधान हमेशा उनके पैकेट में ही रहा और उन्होंने संविधान को अपने पैकेट में ही रखा, इसलिए संविधान को पैकेट में लेके ही घूम रहे हैं। खैर, मैं जो चर्चा कर रहा था, मैं जातिगत जनगणना पर चर्चा कर रहा था। जातिगत जनगणना का जो मूल आधार है वो ये है कि जिसकी जितनी आबादी, उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अभी बिहार में चुनाव का दौर चल रहा है, चुनावी परिचर्चा है। कुछ लोग जातिगत राजनीति के जो महारत हासिल है जिन्हें, वो इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं और उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत राजनीति की पराकाष्ठा की शुरुआत अब हुई है। पिछले 10 सालों तक वो इन इस मुद्दे का विरोध करते रहे। हालांकि परिस्थितियां अभी क्या बदली हैं, वो 400 पार वाली परिस्थिति शायद हो गई हो, तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। बहुत लोग इसे मंडल कमीशन या मंडल 2 का नाम दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये समझना जरूरी है कि जातिगत जनगणना के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अमूमन 15 से 17% आबादी सवर्णों की है और 15 से 17% आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की है। इसके अलावे
ज़्यादातर आबादी जो है वो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की है। बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, ज़्यादातर मंत्री रहे हैं। फिर भी विकास कि किस चौराहे पे हम पहुंचे हैं, इसका अंदाजा हर बिहारी को है। मैं चूंकि सवर्ण जाति से संबंध रखता हूँ, इसलिए अमूमन लोगों का ये सोचना होगा कि मैं जाति आधारित जो जनगणना है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा, मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये स्वागत योग्य कदम है। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन हिस्सेदारी दोगे किसमें? पूरे बिहार में मुझे ऐसा लगता है अमूमन 5 लाख के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट मिला के सरकारी नौकरियां हैं। तो उसमें चलो तुमने 100% ही आरक्षण दे दिए, तो 15 करोड़ के आसपास की आबादी में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी आपने। और प्राइवेट नौकरी का बिहार में क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। इवन कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी पे जो शोषण है, खासकर जो बेल्ट्रॉन और बाकी संस्थाओं के द्वारा जिन लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, उनका किस हद तक शोषण हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, ये जग जाहिर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद 2025 में जब जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी, जो 2027 में समाप्त होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का जो प्रारूप होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जातिगत जनगणना की रिजल्ट जिस दिन आएगा, परिणाम जिस दिन आएगा, मुझे लगता है वो बिहार के इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। गुप्त काल के बाद वो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, इसे आप हास्यास्पद न समझें, कि हम सुबह उठेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारी जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं और जितने कच्चे मकान हैं, सब आलीशान महल बन गए हैं। पटना हडसन नदी के किनारे बसा लंदन बन गया है। सभी लोगों के पास फरारी गाड़ियां हैं और कुछ लोगों के छत पे तो हेलीपैड तक बने हुए हैं। यह परिकल्पना हो सकती है, लेकिन इसी परिकल्पना को और इसी कल्पना को बेचा जा रहा है, और यही मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूं, जातिगत जनगणना बुरी नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी और भागीदारी का जहां तक सवाल उठता है, जब रोटी होगी तब तो मिल बांट के खाओगे। जब ऑलरेडी रोटी ही नहीं है तो क्या बांटोगे? अभी महतारी वंदना योजना महिलाओं को लिए 2,500 3,000 रुपए की जो भी घोषणा सरकार करे या विपक्ष के लोग करें, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बिहार का जो स्टेट जीडीपी है उससे बाहर जाकर के कैसे पैसे बांटोगे। 20, अगर 15 करोड़ की आबादी है और 7 करोड़ की ही आबादी महिलाओं की मानो आप, तो 7 करोड़ भी छोड़ो, 5 करोड़ की आबादी मान के चलो, तो 5 करोड़ की आबादी को अगर 2,000 रुपए प्रति महीने आप दे रहे हो, तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? चूंकि मैं लॉ प्रोफेशन से हूँ, तो मेरा तो ये खुद का मानना है कि चूंकि लेजिस्लेशन इस तरफ कोई कदम नहीं उठा रहा है। अभी हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी फ्रीबीज की बातें कर रहे थे, लेकिन खैर, अब उनकी चुनावी मजबूरी हो या चुनावी चकलस हो, वो भी वही कर रहे हैं जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय को एक फैसला देना चाहिए कि फ्रीबीज जिसको भी देना है वो अपने पार्टी फंड से दे। राज्य की अर्थव्यवस्था को बीमारू बना देना, जबकि वो बीमारू राज्य की श्रेणी में आ रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी का भला होने वाला है। जहां तक जातिगत राजनीति की बात है, मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप अपने जाति के सबसे कुशल लोग को चुनिए,
उन्हें शासन में ले आइए। हर जाति में कुशल और सूझबूझ वाले लोग हैं। आज शिक्षा व्यवस्था की चाहे जो हाल हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं। अब हर जाति वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है। तो मेरा मानना है कि हर जाति में, चाहे वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण हो, और जितनी भी जातियां हैं, इन इन कैटेगरीज में जितनी भी जातियां हैं, उन जातियों में जो लोग कुशल हों, जो लोग समृद्ध हों, उनको चुना जाना चाहिए। राजनीति को, प्रजातंत्र को परिवार का तंत्र नहीं बनाना चाहिए। विधायक का लड़का एमपी का लड़का ही विधायक होगा, विधायक का लड़का ही मुखिया होगा, तो फिर तो डेमोक्रेसी कहाँ बची? फिर तो एक तरह से ऑटोक्रेसी ही आ गई। इसलिए मेरा मानना है कि जाति की राजनीति होनी चाहिए। अब चूंकि सब लोग कर रहे हैं तो उचित भी है, लेकिन जाति की राजनीति में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि जाति के जो लोग स्वच्छ छवि के हों, ईमानदार हों, कुशल हों और उच्च विचार वाले हों, जो समावेशी समाज की परिकल्पना में विश्वास करते हों, उनको चुना जाना चाहिए, उनको महत्ता मिलनी चाहिए। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं। अगर आपको हमारे विचार से अगर सहमत हैं तो मुझे कृपया अवगत कराएं। अगर असहमत हैं तो भी अवगत कराएं, ताकि मैं अपने विचारों में उचित सुधार कर सकूं। धन्यवाद।